पधारो मारे देश। जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। सियालो खाटू भलो, उंदाड़ो अजमेर, नागिनो नित ही भलो, सावन बीकानेर। आहा। सावन अपने पूरे यौवन के साथ धरती पर दस्तक दे चुका है। मोतियों की टूटती लड़ी की तरह गिरती बारिश की बूंदें सचमुच एक अद्भुत नजारा है। कितना मजा आता है भाई बारिश में भीगने में। बिल्कुल। बरसने वाली हर बूंद के साथ मन मयूर की तरह नाच उठता है। हम ही क्या, मानो संपूर्ण प्रकृति ही हरियाली की चादर ओढ़े झूम से उठती है। तो प्रकृति की ये चादर, ये हरियाली हमेशा बने रहे, उसके लिए हमें क्या करना है भाया? आपने कहीं ढेर सारा पेड़ पौधा लगाना चाहिए। बिल्कुल। ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को भी ये खूबसूरत दुनिया सौंप सकें बिल्कुल। और ला सकें उन सब के चेहरों पर मुस्कान। तभी तो हम बोल पाएंगे जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। काय बात कही जीजी। और देखो इतनी खूबसूरत बात कहने वाली हमारी प्यारी जीजी अनीता प्रधान। हाँ, और ओ मारो भाई अजहर। और जीजी कई बात कही थे ना, मैं तो यहाँ मानू छू कि आप वाली जो अपनी पीढ़ी है ना, आ करेली अपनाने सलाम। बिल्कुल। क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी तो कह दिया एक पेड़ माँ के नाम। तो देखो वो सबसे सुनहरो मौको है जब मानसून में आप पेड़ लगावा जाना, तो फिर अपनाने भी की ज्यादा केयर करने की जरूरत पड़े। जरूरत ही कौन पड़े। क्योंकि हाँ। ईश्वर, प्रकृति, कुदरत खुद अपने आप बिना संवार दे जाए। पर जीजी संवारबा की बात है तो आज ही मंच ने भी संवार बताई, एक शख्सियत आपने आ गया। बिल्कुल। लेकिन बस शख्सियत आवे भी से पहले मैं भी कुछ कह दूं। बिल्कुल कहा। देखो जीजी कियो जाओ जे हाँ। कि जिंदगी माए स्वयं के भीतर एक शौक चुनिंदा राखो। जिंदगी माए स्वयं के भीतर एक शौक चुनिंदा राखो। हर काज सु पहले फेर थे स्वयं के भीतर मानवता ने जिंदा राखो। बहुत बढ़िया। क्योंकि यह मानवता ही है जो है एक मानव की श्रेष्ठ पहचान। जदी तो आपा मिलर काहे केवा जीजी जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। और अब आपनी जो आज की खास मेहमान है ना, हाँ। देखो बा के बारे में मैं ज्यादा बताऊं ना, अभी से बढ़िया है कि बा के बारे में ज्यादा दिखाऊं, हाँ है ना, क्योंकि तस्वीर तो बहुत कुछ बयान हाँ, करे तू कहे छे कि एक तस्वीर कहीं करे छो, 1000 से ज्यादा शब्द से प्रभावी शब्द भेजे। में, बिल्कुल, तो आप प्रभावी 1000 भेजे। शब्द क्यों वेस्ट करा। हाँ। फिर आप भी एक तस्वीर ही देख लिया। चलो आओ, चलो, तो फिर आप देखा। कुछ आगे जिंदगी से जुड़ेली झलकियां हैं वहां पे नजर डालना भी के बाद अपना सबके सामने वहां को परिचय दिया। हाँ, आओ जीजी, बिल्कुल बिल्कुल, चलो आओ। आहा। तो भाई जो अपनी आज की शख्सियत है माँ के बारे में आपा कहवा चाह गागर में कहीं छे सागर छे पूरो। और जीजी मैं बताऊं काहे क्यों हम्म कि ब्रश से जो संवेदनाएं रचती हैं, हम्म। वो जो रंग बिखेरती है ना ब्रश से जो निकलते हैं कैनवास बिल्कुल। पर, अपने नाम एक पूरा विश्व रिकॉर्ड भी रखती हैं। लेकिन बावजूद उसके कितने भी रिकॉर्ड बन जाएं, वो कहते हैं ना कि आप जब कुछ करना चाहते हैं, किसी विधा में पारंगत होना चाहते हैं, उसके लिए कोई डिग्री हासिल आपको करनी होती है बिल्कुल। अक्सर और बेशता। लेकिन मानवता या इंसानियत, इसकी तो कोई डिग्री नहीं होती ना। कौन होवे? तो यहाँ को गुण है जो स्वयं में इंसान ने खुद के भीतर पनपानो पड़े छे और बी के पाछे बीने समझनो पड़े छे। बिल्कुल, जी बिल्कुल एक भाई। अच्छी शख्सियत है आज आपने सागे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्रश से संवेदनाएं रचने वाली और कैमरे से यूं कहूँ कि अपने आप को न सिर्फ स्वयं को बल्कि इस समाज में जो कुछ चल रहा है उसे आईने की मानंद सबके सामने पेश करने का काम करती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी शख्सियत की जो बच्चों के अधिकारों की लड़ाई से लेकर साहित्य तक अपने आप को पूरी तरह से संपूर्ण पाती है। वॉइस ऑफ चिल्ड्रन। वॉइस ऑफ चिल्ड्रन। जी हाँ, तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं
समाज सेविका मनन चतुर्वेदी जी का। मनन जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। घणो घणो स्वागत आप। नमस्ते। सबसे पहले मैम आपसे ये जानना चाहेंगे, देखो जीजी बिया तो नारी होबा के नाते था को पहलो हक बने से लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूँगा सबसे पहले, जब भी हम जीवन के पटल को देखते हैं एक ऐसा अध्याय देखने का प्रयास होता है जहाँ से पूरी ज़िंदगी बदल जाती है, और आपकी ज़िंदगी भी शायद बदली। 19 साल की वो लड़की जिसके स्वयं के सपने बहुत बड़े बड़े थे, लंदन में पूरी तरह से उन्हें मतलब ये था कि वो आश्वस्त थी, हाथ में पासपोर्ट था, सीधा अब लंदन जाना है, बहुत बड़ा एक अच्छा करियर बनाना है। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक समाज सेविका के रूप में पहचान हो गई? आपकी ज़बानी जानना चाहेंगे। हाँ। मुझे लगता है कि सबको ज़िंदगी में एक मौका ज़रूर मिलता है, कुछ लोग उसे पहचान पाते हैं और कुछ लोग नहीं। तो मैं उन चुनिंदा भाग्यशाली लोगों में से हूँ जो शायद मैं उस मौके को उठा पाई और जी पाई। मैं 19 साल की थी और मैंने फैशन डिज़ाइनिंग अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया था, एंड मैं आ रही थी लौटकर दिल्ली से जयपुर वापस। बहुत खुश थी अपने माता पिता को ये खबर सुनाने के लिए। तो सिंधी कैंप आपको पता होगा, जयपुर का बस स्टैंड है। बहुत समय पहले वहाँ पर एक मज़ार थी और वहाँ पे थोड़ा कचरे का एक ढेर था उसके पास में। तो मेरी बस ट्रैफिक के कारण थोड़ी देर के लिए रुक गई और वहाँ पर कुछ बच्चे कचरे में से ढूंढ के खा रहे थे या निकाल रहे थे खेलने के लिए खिलौने, वो मैं नहीं समझ पाई। कुछ पल के लिए बस रुके तो मेरी नज़र एक बच्ची पे गई जिसने बिल्कुल कपड़े नहीं पहने हुए थे। वो निर्वस्त्र थी, मुश्किल से 3-3.5 साल की होगी। हाँ। और मैं ऊपर बस में बैठी थी सीट पे और वो नीचे, हम दोनों का आई कांटेक्ट हुआ। हाँ। मुझे लगता है वो आई कांटेक्ट इतना गहरा था कि उस पल में मेरी बस चल दी और वो वहीं रह गई। हाँ। लेकिन मुझे लगा मैं किसके लिए कपड़े डिज़ाइन करने या बनाने जा रही हूँ। मेरे सपने थे कि मैं फ्रांस में, पेरिस में अपने डिज़ाइन के कपड़ों से लोगों को चलाऊँ, लेकिन बस मुझे लगा यहाँ तो कपड़े ही नहीं है। आप किसके लिए कपड़े डिज़ाइन करने के लिए विदेश जा रहे हो? कपड़ों की ज़रूरत है। तो बस मैंने घर पे आके कुछ नहीं कहा, लेकिन धीरे से मैं कच्ची बस्तियों की तरफ निकल पड़ी और उस बच्ची को प्रेरणा बना के आज मैं यहाँ हूँ। मतलब बिना कहे, हाँ, जो बातें उसने कह दी और वो आपके दिल को छू गई। बिल्कुल। मुझे लगता है कि कई बार जीवन में कुछ अनजाने चेहरे आपको इतना प्रभावित करते हैं कि आप किसी भी ताकत से फिर पलट नहीं सकते। हाँ। वो पैशन आपके अंदर, जुनून वो इतना भर देते हैं कि आपकी राह बदल जाती है। हाँ। और असल में वही आपकी राह होती है। और वो फैशन डिजाइनिंग करके उस उम्र में जब हम अपने लिए सपने बुनते हैं जी, कि हम भविष्य में ये करेंगे जी, उस उम्र में आपने उन बच्चों के भविष्य में, उनके सपनों में रंग भरने का सोचा। मुझे लगता है जब अगर मैं बड़ी होकर ये नज़ारा देखती तो मेरे दिमाग के घोड़े दौड़ते। हाँ। लेकिन जब मैं उस उम्र में थी तो आपका दिल साफ होता है, तो आपको जो दिखा वो छप गया और वो हमेशा के लिए अमिट हो गया। हाँ। तो मेरे को लगता है वो दैट वाज परफेक्ट एज, वो एक बिल्कुल सही उम्र थी। हाँ। किसी चीज को पिक करने की और अपने जीवन भर आगे बढ़ने। वो टर्निंग पॉइंट रहा आपके बिल्कुल, यू टर्न था मेरी जिंदगी का। तो जब घर वालों को बताया, कब डिस्कस तो किया ही होगा कि मैं इसकी बजाय ये करना चाह रही हूँ? मैंने बहुत समय तक छुपाया। हाँ। लेकिन धीरे से पता चल गया तो एक हल्ला तो मचता है, लेकिन ठीक था, उनका भी जायज़ था। लेकिन जब लगा कि इसका मन इधर है तो धीरे धीरे सबने सपोर्ट किया। हाँ, हाँ। मेरे फादर ने एक बार मुझसे कहा था, जो जीता वो सिकंदर। मैं दिल्ली जाने में अकेले डर रही थी, 16-17 साल की थी। हाँ। तो पापा ने जब मेरे से ये कहा कि ये सही नहीं है, मम्मा ने कहा ये सही नहीं है, तो मैंने कहा चलने दीजिए ना, अगर जीत गए तो सिकंदर भी बन जाएंगे। हाँ। पर चलने दीजिए। हाँ। तो वो मान गए। हाँ। वो सिकंदर बन के आपने दिखाया। अच्छा जी, एक बात कही जाती है, इसी मन से मैंने भी कई बार कही है कि जीते तो हैं सभी अपनी जिंदगी, अपना अपना कर्म निभाए, पर सार्थक जीवन तो वही है जो काम दूसरों के आए। और ये बहुत ज़रूरी है कि इंसान को, मानव को ईश्वर ने, कुदरत ने उस खास गुण से नवाजा है कि वक्त आने पर न वो सिर्फ अपने बल्कि किसी और के आंसू भी पहुँच सकते हैं। हाँ। लेकिन अजहर भाई, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। इंसान इतना स्वार्थी होता है, वो सिर्फ अपने लिए जीता है। मान लीजिए किसी को ठंड से ठिठुरते मैं देख रही हूँ और मैंने अपना कंबल उसको उड़ा दिया है, तो मुझे संतुष्टि मिल रही है ना। अल्टीमेटली संतुष्टि तो मुझे ही मिल रही है। उसको कंबल उड़ाकर मिल रही है या छीन कर मिल रही है, ये मुद्दा अलग है। तो मुझे उड़ाकर संतुष्टि मिली, मैंने अपने लिए किया। मैं स्वार्थी हूँ, मेरा स्वार्थ ये था कि कोई मुस्कुरा दे, बस अंतर इतना ही है। वाह वाह वाह, क्या बात है। ये तो कुछ ऐसी बात है कि आज का जो दौर है, जो भागदौड़ भरा है, जहाँ हम देखते हैं कि पड़ोसी मुझसे आगे कैसे निकल जाए, मेरा क्लासमेट मुझसे ज़्यादा होशियार कैसे हो जाए, ज़्यादा मार्क्स कैसे ले आए, और हम जलना शुरू कर देते हैं।
लेकिन वहीं दूसरी ओर जब आप बता रही हैं कि वो स्वार्थ तो है, लेकिन अब ये स्वार्थ कैसा है हाँ। कि जलो, ऐसा जलो कि किसी के घर का चिराग बन सको, हर एक किसी की के घर का दिया संतुष्टि बन सको। अपनी होती है। किसी हाँ। को दीपक का जीवन जो है उसकी सफलता यही है कि वो जले। हाँ। अगर वो नहीं जलेगा तो बेकार है, व्यर्थ है। फूल महकेगा तो खुशबू बढ़ेगी, पूरे आंगन में पूरी बगिया महकेगी। नहीं खिलेगा, नहीं महकेगा और ये जल गएगा कि भाई दूसरे लोग महक रहे हैं, हाँ। तो फिर उसका खिलना उसका व्यर्थ है। होना ही व्यर्थ, तो बिल्कुल, उसकी नियति बिल्कुल। खराब हो हाँ, जाएगी। हाँ। तो एक रंगमंच की कलाकार, एक कह सकते हैं कि शॉर्ट फिल्म्स की मेकर और साथ ही साथ एक महान चित्रकार, सारे गुण संपन्न है, लेकिन एक दार्शनिक जो आपके भीतर, जो एक जीवन दर्शन को लेकर जिस तरीके, जिस सलीके से आप बताती हैं, और ये बात शायद मैंने तो पहली बार सुनी और वाकई मैं भी अपनी ज़िंदगी में कोशिश करूंगा कि इसे अमली जामा पहनाया जाए कि हम जो कुछ करते हैं बेसिकली अपने लिए ही करते हैं। हाँ। तो अपने लिए कुछ अच्छा क्यों नहीं किया जाए? हाँ। कि किसी और, वो कहते हैं ना, किसी की मुस्कुराहट में हो निसार, जीना हाँ, इसी का नाम जीना है। इसी का बिल्कुल। नाम तो है, जीना तो इसी का नाम है। तो सबसे पहले अब आपसे वापस रुक करते हैं थोड़ा सा कि ऐसा हो नहीं सकता कि हमारा बचपन जो है जी। उन खास वातावरण से नहीं गुजरा हो, क्योंकि ये ऐसा होता नहीं कि 19 वर्ष में ही आपने पहली बार डिसीजन लिया हो। जी। बचपन भी कुछ ऐसा रहा होगा जहाँ हाँ। पर कहीं तो आपको लगा होगा बिल्कुल। कि जी। वो जो पौध है जो हाँ। आज एक वटवृक्ष के रूप में हम देखते हैं, लेकिन वो जब शुरुआत हुई थी एक क्यारी के रूप में, वहाँ भी वो वातावरण वैसा ही था। आपकी ज़बानी जानेंगे। मेरी बहुत अच्छी याद आपने मुझे दिलाई। मेरी एक सहेली थी, उसका नाम मैं यहाँ नहीं लूँगी। उसकी मदर की डेथ हो गई थी एंड मैं तब होंगी 6th क्लास में। तो मेरी डाइट निश्चित थी कि भाई मैं सवेरे इतना नाश्ता करती हूँ, लंच बॉक्स में इतने पराठे खाती हूँ, घर आके वापस जो बच्चे खाते हैं छोटा मोटा उतना खाती हूँ। हाँ। अचानक मेरी डाइट बढ़ गई। हाँ। मैं सवेरे ज़्यादा खाने लग गई, टिफ़िन में डबल ले जाने लग गई और घर आके भी बहुत खाने लग गई। 3-4 दिन बाद मेरी मम्मी ने कहा कि तुम सवेरे इतना खा के जाती हो जो तुम कभी नहीं खाती थी, दोपहर में अपने लंच बॉक्स में इतना ले जाती हो जो तुम कभी नहीं ले जाती थी, हाँ। और घर आकर भी इतना खाती हो, ऐसा क्यों? तो उसकी मदर की डेथ हो गई थी, स्टेप मदर आ गई थी और उसका स्कूल छोड़ाया जा रहा था। और मुझे अच्छे से याद है, वो मेरे से थोड़ी बड़ी थी पर अच्छी थी। तो मैं क्या करती थी, सवेरे ज़्यादा खा लेती थी और अपना टिफ़िन उसको दे देती थी। वाह। तो घर आके वापस भूख लगती थी। तो कुछ कुछ ऐसे पल हैं जो मुझे आज भी याद है। तो जैसे कुत्ता का बच्चा छोटा सा सड़क पे भीग रहा है तो मैं उसे छुपा के घर में ले आई, अपने घर में उसे छुपा के 4 दिन रखा। ऐसी कुछ कुछ चीज़ें मेरे साथ होती रही, लेकिन वो सब खुशियाँ थी। मेरे लिए वो कभी काम नहीं था। ये मेरी जीवन शैली है, ये मेरी जीवन शैली है। मैंने कभी जिंदगी में काम नहीं किया। मैं 1 नंबर का फालतू और फ्री इंसान हूँ। हाँ, वो कहते हैं ना कि कुछ बिखरता गया और चीजें बनती गई। मेरे को लगता है पूरी पृथ्वी, पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड ऐसे ही बना था। कोई तो खेल रहा था और तारे बिखर रहे थे। तो मेरे बचपन की जो चीजें हैं, फिर हम लोगों ने डिसाइड किया, मैंने अपने फ्रेंड्स को बनाया और टिफ़िन धो के मैंने अपने स्कूल में सैटरडे को हमें पॉकेट मनी मिलता था, उसको इकट्ठा किया। उसकी स्कूल की फीस उसकी मम्मा जमा नहीं करा रही थी, तो मैं प्रिंसिपल के रूम में डायरेक्ट गई और मैंने टेबल पे रखा। तब से 5 बच्चों की फीस माफ़ हुआ, मतलब होने लगी। तो वो मुझे याद है, वो मुझे याद है। हाँ, तो वो कहते हैं ना, ममता और वात्सल्य का भाव रखने का गुण तो ईश्वर ने सबको दिया है, पर कुछ ही लोग होते हैं, और खासकर औरत में, अगर नारी में वो शक्ति आ जाती है तो वो गुण की जो कीमत होती है वो दुगनी हो जाती है। तो आपने फिर अकेले ही इस मंजिल की ओर रुख किया, जो संस्था बनाई। वो कहते हैं मैं अकेला ही चला था जाने पे मंजिल की ओर, लोग जुड़ते गए और वो कारवां बनता जी, इस गया। बात को अगर बढ़ाते हुए कहूँ तो राहत साहब का एक मशहूर शेर मुझे याद आता है। हाँ। कि ना हम सफ़र से ना हम नशी से निकलेगा, ना हम सफ़र से ना हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा तो हम ही से निकलेगा। हम ही से निकलेगा। तो ये आपकी ज़बानी फिर एक बार से हम जानना चाहेंगे कैसे कि वो शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत हुई? देखिए, मैं उस बच्चे को कभी नहीं भूल सकती। ईश्वर नीचे आके जिसे भी ऊपर कहते हैं, कोई अल्लाह कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, हमने किसी ने भी किसी को भी देखा नहीं है। हमारी कल्पना है, हम जैसे चाहे सजा ले। मुझे लगता है कचरे के उस ढेर पे जो नग्न अवस्था में बच्ची बैठी थी, उसकी नजरों में ही वो ऊपर वाला मुझे देख क्या रहा बात है। था। हाँ। तो वो हमेशा मेरे साथ आंखें हैं, ठीक है ना, लॉन्सम आइज, सूनी आंखें। एक तो होती है खाली आंखें, एक होती है सूनी आंखें। तो जैसे कि मैं कैनवास को, जब वो सफ़ेद होता है उसमें कलर्स भरती हूँ, मैं हाथों से पेंटिंग करती हूँ। हाँ। तो उसी तरीके से मेरा सपना है कि मैं सूनी आंखों में रंग भरूं। सपने देखने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं सब, मैं वो हिमाकत उन बच्चों में पैदा करूं। तो मुझे लगता है कि वो उस ब्रह्म की आंखें थी जिसने मुझे देखा था। तो मैं अकेली कभी नहीं थी, वो मेरे अंदर थी।
मेरी आत्मा में थी, मेरी रूह में थी, जो मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए कहती थी और कहती है और कहती रहेगी। लेकिन इन सब के बीच में वो कहते हैं ना कि सफलता, या यूं कहूं कि जब भी हम कुछ कर गुजरना चाहते हैं तो चुनौतियां तो हमारे सामने आती हैं। जी। बिना संघर्ष के परिकल्पना करना ही मतलब हो ही नहीं सकती, परिकल्पना ही नहीं हो सकती बिना संघर्ष के किसी भी अगर यात्रा की बात की जाए। और ये यात्रा तो बड़ी कठिन थी। मुझे याद है एक वृतांत जो शायद मैंने कहीं आपके बारे में पढ़ा भी है, और बिल्कुल मैंने उसको कहते हैं ना कि पूरी उस पर मोहर भी लगते देखी जब लोगों से मैंने पूछा कि आपने जब संस्थागत रूप लिया इस जो सुरमन संस्था आपकी है, और उसके बाद में बच्चों को जो एक कहते हैं ना कि आशियाना देने का प्रयास किया, और उस आशियाने में भी जब फंड खत्म हो गया अपने पास से, क्योंकि आपने ज्वेलरी भी बेची जहां तक जो मेरे सुनने में आता है, आपने बहुत जाना। तो आपकी ज़बानी जानना चाहेंगे कि मुझे ये लगता है कि जहां स्वार्थ और परार्थ की बात चल रही है और सबके बीच में आप कह रही हैं कि स्वार्थ का भी एक अलग जो चेहरा हमें दिखाने का प्रयास आप कर रही हैं, वहाँ ये सब कुछ हो जाना कैसे संभव हुआ, बताइए। आप किसी की चोट लग जाए ना, तो एक तो होता है फूंक करके उस पर पट्टी करना, एक वो दर्द आपके अंदर महसूस होता है। तो वो ज्वेलरी या वो आभूषण उस वक्त महंगे नहीं थे मेरे लिए। हाँ, उसके पेट की भूख मेरे अंदर थी, तो वो मेरी ही भूख थी। उसके लिए वो एक मेटल था, सोना एक धातु थी, तो वो धातु मूल्यवान नहीं थी, वो भूख इम्पोर्टेंट थी, वो कपड़ा इम्पोर्टेंट था। तो मेरे लिए जो महत्वपूर्ण था मैंने वो कर लिया। और जैसा कि आपने कहा कि मैं तरह तरह की चीज़ें करती हूँ, तो मुझे लगता है सबसे बड़ी दौलत दर्द होती है। तो मैंने जीवन में एक जगह ताल कटोरा स्टेडियम में बोला भी था, जिसे मैं यहाँ आप लोगों के मार्फत कहना चाहूँगी। दर्द बहुत जरूरी है, दर्द दवा के आविष्कार के लिए जरूरी है। अगर आपने दर्द को महसूस नहीं किया तो आप दवा भी नहीं ला सकते। तो ये भी एक दौलत है। हाँ। अगर दर्द भी आपने मुझसे छीन लिया तो मैं दौलत कहाँ से लाऊंगी वो, जिससे कि मैं काम कर सकूं और दवा ला सकूं। तो ये तो चलता है, ये तो सोचने का तरीका है। तो बस चुनौतियां तो जीवन में आती हैं, और मुझे लगता है वो स्पीड ब्रेकर होती है, आपको सोचने का एक पल देती है कि आप कैसे सोचें और बेहतर कर पाएं कुछ। हाँ, बिल्कुल। आप एक छोटी सी चींटी को देखिए ना, वो कुछ एक छोटा सा दाना भी होता है, उसको लुढ़काती रहती है। हाँ। फिर उसके लिए अगर थोड़ा सा भी पानी होगा उसके लिए तो बाढ़ आ गई। हाँ। हार नहीं मानती वो, हार नहीं मानती, वो चलती रहती है। हाँ। तो मेरे को किराए के मकान से निकाला गया, धक्के देके लिटरली निकाला गया। मैं अपनी एक एक अंगूठी देकर दूध का बिल दिया करती थी, लोगों से बच्चों के कपड़े स्पॉन्सर करवाती थी, मैं सड़कों पे ग्रीटिंग कार्ड बनाती थी अपने हाथों से ना, फिर उन्हें मोड़ती तो ये अंगूठा पक जाता था। हाँ। फिर मैं 10-10 रुपए में बेचती थी, लोग कहते थे 6 रुपए में दे दो। ठीक है, तो वो दौर था। तो मेरे को मालूम है कि 1 किलो आटा खरीदना क्या होता है। क्योंकि बच्चे भूखे हैं। क्योंकि मेरे फैमिली का बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग था, मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आई। मेरे पिता ने मेरे घुटने चलने से पहले कारपेट वॉल टू वॉल लगा दिया। पर जब मैं जाती थी 1 किलो आटा खरीदने उन बच्चों के लिए, तो मुझे याद है हम इतनी बड़ी रोटी बना लेते थे, फिर उसको ऐसे काटते थे जैसे आज पिज्जा काटते हैं। फिर सबका एक एक हो जाता। वो पता है क्या, वो मिस्टर इंडिया मूवी देखी है आपने? जी जी जी। हाँ, मेरे बच्चे बोलते हैं मम्मा मिस्टर इंडिया तो गायब हो जाता था, आप तो गायब भी नहीं हो सकती। तो वो वैसा था। वो पल याद करती हूँ ना, सच बात बोलूँ आपके कारण मुझे वो पल याद करने का मौका मिल रहा है। वरना दौड़ इतनी लंबी है कि पीछे देखने का मौका ही नहीं मिलता। मुझे याद है कि वो 200 कार्ड बेचने के लिए किसी का मेरे को 2 घंटे बिछाना कि आप बैठिए। और जब बाल आयोग के अध्यक्ष बना तो फिर उसके बाद बने जब, तो आप आइए। वो सब दौर है। लेकिन इसे एक कैमरे के सामने से जैसे रील निकलती है ना, बस वैसे ही निकलने दो। आप सिर्फ दृष्टा भाव से देखिए और आगे बढ़िए। बिल्कुल, याद रखने से भी कुछ नहीं होगा, भुला देना भी प्रकृति का एक नियम है कि आप अच्छी चीजों को रख लो और बुरी चीजों को निकाल दो, आगे बढ़ो। हाँ, और आगे बढ़ो। इतना खूबसूरत आपका ये प्रयास है, इतने बच्चों को लेकर आप चलती है, और मन में सिर्फ एक ही जज्बा, वो संकल्प, सेवा, सद्भाव जो आपने अपने जीवन में उतारा कि हर बेमकसद जिंदगी बामकसद बन जाए। पैरों पर अपनी जमीन और सर पे अपने ही आत्मविश्वास का आसमान। कैसे शुरुआत की, कहाँ से बच्चे आए, कैसे बच्चों को लिया, इकट्ठा किया, उनका घरौंदा बनाया, एक हौसला बनाया, उस यात्रा के बारे में हम सब, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। जब मैंने उस बच्चे को देखा तो उसके बाद मैं कच्ची बस्तियों में जाने लगी। मेरे पास वही जरिया था तब, कच्ची बस्तियों में जाने लगी। और उसके बाद जाते जाते एक बार क्या हुआ, रेलवे स्टेशन के पहले, अब तो बहुत चेंज हो गया जी,
पहले बहुत बड़ी कच्ची बस्ती हुआ करती थी जी। मैं वहाँ पढ़ाने जाती थी, लोग बोलते थे ओहो हेमा मालिनी आ गई, मतलब मुझे डिमोटिवेशन भी होता था कि भाई ये लोग कैसे कह रहे हैं। मेरे पास मारुति 800 होती थी, अक्सर मैं उसमें बैठती थी, कई बार मैं न्यूट्रल पे करके उसे धक्का भी लगा रही होती थी, वो इतना ही चलती थी। तो वहाँ पर मैं बच्चों को ड्राइंग सिखाती थी, पढ़ाती थी, हाइजीन और सैनिटाइजेशन उतना ही मैं उस वक्त कर पाती थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि एक बार किसी ने एक बच्चे को रात को ट्रेन से छोड़ दिया, उसका नाम नहीं लूंगी मैं, एक छोटी सी बच्ची को रेलवे स्टेशन पे किसी ने छोड़ दिया। दूसरे दिन जब मैं वहां गई तब तक बीच में मेरी शादी भी हो गई, मेरे बाबा बीमार थे, ये सब भी चलता रहा, पर मेरा कच्ची बस्तियों में जाना मेरी यही कंडीशन थी। ओके कि मैं तो ये काम तो वो मेरा करूंगी। रहेगा। हाँ, ये मेरा रहेगा। तो मैं जब वहां गई तो फिर उन्होंने कहा आप यहाँ रोज आती हैं, आपको बच्चों से इतना प्यार है, तो आप इस बच्चे को अपने साथ क्यों नहीं लेके जाती? तो मैंने सोचा नहीं उस वक्त, रियली मैंने नहीं सोचा, बस मैं उसको उठा लाई। मेरे पास कोई संस्था नहीं थी, मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं था, कानूनन मैं कोई वेरीफाइड नहीं थी, बस मैं उसको ले आई। एक माँ थी, एक बच्चा था, मैं उसको ले आई। आज उस बच्ची की शादी हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, वो एक अलग बात है। वहां से शुरू हुआ, फिर मुझे लगा इतने से तो पूरा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो मैदा की लेई जिससे मैं अपनी पतंगे चिपकाया करती थी, मेरा बचपन बहुत इंटरेस्टिंग रहा है, बहुत शैतान थी मैं। तो वो मैदा की लेई मेरे काम आई। मैं अपना नंबर हेल्पलाइन लिख के उस पर जगह जगह चिपका देती थी और कहती थी कोई भी बच्चा कहीं पर भी हो तो आप मुझसे संपर्क इस करें। नंबर पे। हाँ, बिल्कुल। तो फिर लोगों ने मुझसे कांटेक्ट करना शुरू किया। मैं खुद ही पुलिस थानों में जाती थी, खुद ही कहीं भी पहुंच जाती थी, तो लोगों ने धीरे धीरे से मेरे से कांटेक्ट करना शुरू हुआ और नंबर ऑफ चिल्ड्रन बढ़ते गए। फिर एक बार एक व्यक्ति आए, आप ऐसे बच्चों को नहीं रख सकते हो, ये तो गलत है खर्च। फिर मेरे और मेरे हस्बैंड का, जो कि आप जानना चाहेंगे, मेरे हस्बैंड जॉइंट अकाउंट था। तो जैसे मान लीजिए 2 किलो ही दूध आता था, तो मैंने कहा कि बच्चे आजकल, मैं उनको नहीं पता था मेरे हस्बैंड को कि मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ जी। आप समझ रहे हो, मैंने एक किराए का मकान लिया, वहाँ पे शुरू किया और फिर मैंने दूध बढ़ाया। तो मेरे हस्बैंड का और मेरा जॉइंट अकाउंट था। हाँ, तो पता लगा तो उनको लगा ये तो खर्चा बढ़ रहा है, तो बच्चे तो नहीं है इतने, तो उनको ये नहीं पता था मैं किराए के मकान में चला रही थी। हाँ, फिर उनको जब पता चला तो उन्होंने कहा बनन तुम सीरियसली कर क्या रही हो? फिर मैंने कहा नहीं कुछ नहीं, अपने खर्चे बढ़ गए, ऐसा करके वो उनकी कहीं और पोस्टिंग थी, वो वहाँ चले गए। फिर एक बार अखबार छपा और अखबार में लिखा था एक लेडी ऐसे बच्चों के लिए काम कर रही है, होली पे रंग बांटती है, सकरात पे पतंग बांटती है, ऐसे ऐसे। और वो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने उन्हें फोन करके कहा अरे अरे भाभी तो ये कर रही है। हाँ। तो भाई उनको लगा कि ये एकदम ग्लैमर वर्ड से ये कौन से वर्ड में आ गई, ये क्या कर रही है, क्योंकि वो पत्रकार रहे हैं। तो उन्हें ये लगा कि ये सामाजिक काम इतना इजी नहीं है जितना ये समझ रही है ना, ये बिल्कुल इजी नहीं है। तो वो डर गए मेरे लिए, तो वो फटाफट घर आ गए जल्दी। उन्होंने कहा क्या चल रहा है, तुम कुछ ऐसा कर रही हो, ये देखो तुम्हारा अखबार। मैंने कहा अच्छा आपको पता चल गया, ऐसा हुआ। तो वो संघर्ष था। उन्हें बोला सबसे पहले अपन अपने अकाउंट सेपरेट है ना, अब तुम मेहनत करो। 3-4 चीजों में नहीं जाओगी, एक तो पॉलिटिक्स में नहीं, मतलब से हेल्प नहीं लोगी, एक मीडिया में तुम ज्यादा वो नहीं करोगी, अपना काम करो। और 3-4 चीजें उन्होंने मेरे को कही, मैं कहा मैं सब फॉलो करूंगी पर मुझे काम करने दो। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने अब मुझे जाके बताया है कि मैंने तब तुम्हें इसलिए हाँ करा था कि मैंने सोचा कुछ दिन में इसका ये जुनून उतर जाएगा और ये वापस आ जाएगी। तो उनको पता चला कि ये किराए के मकान में इतने बच्चे कर रही है और ये सब। फिर एक बार ऐसा दौर आया कि मैं किराया नहीं दे पाई और मैंने मेरे हस्बैंड से नहीं कहा, मैंने किसी से नहीं कहा। तो मेरा सारा, मैंने ज्वेलरी बेचना शुरू किया, सारी चीज़ें की। फिर मुझे किराएदार, मतलब मकान मालिक ने निकाल दिया। मैं उन बच्चों को लेके, मेरे हस्बैंड बाहर गए थे, मेरे को कोई किराए पे जगह नहीं दे रहा था, तो मैं उन बच्चों को अपने घर ले आई। जब घर लेके आई तो हस्बैंड जब आए दिवाली के आसपास, तो मैं अपना सारा शादी का फर्नीचर छत पे रख चुकी थी। तो जब उन्होंने गेट खोला तो मेरे हाथ में बच्चा था, मेरे पीछे बच्चे थे, उनके मेरे बायोलॉजिकल 3 बच्चे हो चुके थे तब तक। तो उन बच्चों में वो बच्चे मर्ज होके 26-27 बच्चे हो चुके थे। तो जब उन्होंने गेट खोला तो बहुत सारी आवाजें थी, बहुत सारे बच्चे थे। उन्होंने बोला ये क्या है, वो वापस पीछे हट गए। गलत घर में तो नहीं आ गया? नहीं, पत्नी तो वही थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि उन्होंने कहा मनन मैं 15 दिन देता हूँ प्लीज, और कोई भी हस्बैंड ऐसा ही करेगा, ठीक है ना, कोई भी, वो क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ को जानते थे और मैं चल रही थी ड्रीम्स में।
तो उन्होंने कहा कि 15 दिन देता हूँ, 15 दिन में कोई भी मकान या घर देखे तुम करो, मैं तुम्हें काम के लिए नहीं रोकता। हाँ। मुझे 15 दिन में किसी ने घर नहीं दिया, कहीं मुझे मकान नहीं मिला। 15वें दिन मैंने स्वाभिमान के साथ उस जगह को खाली करके पार्किंग में अपनी कुकर की सीटी लगा दी और मैं नीचे आ गई। वो मेरे हस्बैंड अपने फ्रेंड्स के साथ बोले ये क्या हो रहा है? मैं कहा आपने कहा था 15 दिन में खाली कर देना। फ्रेंड्स साथ थे, ये मुझे पता था। तो नहीं नहीं अंदर चलो अंदर चलो, ऐसा कुछ नहीं, मैं तो मजाक में कह रहा था। तो हम फिर घुस गए, हमें फिर घुस गए। फिर उसके बाद में क्या हुआ, उन्होंने मुझे फिर 15 दिन दिए। मैं कहा ऐसे तो अपने को कोई देगा नहीं, तो फिर क्या करें? तो मैंने क्या किया, एक छोटा बच्चा आया था इसी सावन के मौसम में, ठीक है, बिल्कुल छोटा। कहीं हेल्पलाइन पे फोन आया, मैं अपनी मारुति लेके पहुंच गई। मैंने गोदी में उठाती उसका नाम प्यार से उसको प्यार किया और उसका नाम रखा सावन। सावन, उसका नाम सावन। अब वो बड़ा हो चुका है और कंप्यूटर्स वगैरह में सीख रहा है, तो उसका नाम मैंने सावन रखा। तो तब वो घुटने चल रहा था, इतना ही था वो, तो वो घुटने चलता था। यार मैंने कहा इसे रोने दो। सारे बच्चों को कहा चुप हो जाओ, अपन नहीं उठाएंगे। वो बेडरूम में थे मेरे हस्बैंड, और वो चुपचाप क्रॉल करता हुआ वहाँ गया और फिर क्रॉल करता हुआ वो पलंग के सहारे खड़ा हो गया। मेरे हस्बैंड ने उसको उठाया और उसे सुसु भी कर दी और वो हुआ करके उन्होंने उसको चुप कराया। बोले मुझे आवाज़ लगाई, मैं नहीं गई। तो तब से वो अननोइंगली, उनको पता नहीं चला, वो पापा बन गए। हाँ। फिर उन्होंने कहा तुम यहाँ रह सकती हो। फिर मैंने उनसे कहा एक घर बनाऊंगी तेरे घर के सामने, घर के दुनिया साथ। बसाऊंगी। अच्छा मैम, ये घर बनाने की कहानी जरूर हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले जो ये मुलाकात इतनी खास हो चली है, तो आज की कुछ खास बातें भी हैं, उन बातों को भी शामिल कर लेते हैं आज की खास बात में। चलना जी, जी जरूर। बिल्कुल, तो आइए जानते हैं क्या है आज की खास बात। 16 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को कानूनी मान्यता मिली। आज ही के दिन 16 जुलाई से जुड़ा इतिहास है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, जिसे अधिनियम 15 1856 के रूप में भी जाना जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र 31 दिसंबर 1600 में आने वाले सभी क्षेत्रों में हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध बना दिया। यह अधिनियम समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के कारण बनाया गया था। विधवा पुनर्विवाह 1890 में पार्किंसन नाम के एक डॉक्टर ने पार्किंसन बीमारी के बारे में अपनी जांच पूरी की और उन्हीं के नाम पर बीमारी का नाम भी पार्किंसन रखा गया। यह है 16 जुलाई से जुड़ा इतिहास। डॉक्टर पार्किंसन। 1945 में अमेरिका ने परमाणु बम का पहला परीक्षण किया। तो जहां हम सृजन की बात करते हैं, वहां ऐसा भी इतिहास हमें देखने को मिलता है। 1969 में इंसान को चांद पर पहुंचाने की पहली कोशिश के तहत अमेरिका के कैप केनेडी स्टेशन से अपोलो 11 अंतरिक्ष यान 3 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर रवाना हुआ था। आज ही के दिन। और 1925 में नेशनल जियोग्राफिक ने पहली बार समुद्र के भीतर के दृश्यों की प्राकृतिक रंगीन फोटो निकाली। वाह, ये देखिए, श्वेत शाम रंग से सीधा रंगीन हो जाना। रंगीन। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाली प्रमुख महिलाओं में से एक अरुणा आसफ अली का जन्म 16 जुलाई 1909 में हुआ। 16 जुलाई की तारीख बड़ी खास है, और खास इसलिए भी है क्योंकि भारत के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी धनराज पिल्लई का जन्म 16 जुलाई 1968 में हुआ और ये महान फॉरवर्ड्स में माने जाते थे। बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ का जन्म 16 जुलाई 1984 में हुआ। सभी को अलबेलो राजस्थान की ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ प्रेषित करनी चाहिए हमें। भारतीय अभिनेत्री और टेलीविजन कलाकार सुरेखा सीकरी का निधन 16 जुलाई 2021 में हुआ और इन्हें आज हम इस मंच से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहेंगे। और साथ ही साथ एक और जो तमाम भारतीयों के चेहरों पर मुस्कुराहट जिस बात को लेकर है, शुभांशु शुक्ला, आप तस्वीर देख सकते हैं स्क्रीन पर। और 18 दिवस की जो एक यात्रा अंतरिक्ष की रही, एक ग्रुप कैप्टन के रूप में उन्होंने ये यात्रा कंप्लीट की और 1984 के बाद राकेश शर्मा जी के बाद में ये दूसरे अंतरिक्ष यात्री भारत से रहे। और 15 जुलाई 2025 जब कैलिफोर्निया, या यूं कहूं कि प्रशांत महासागर का वो तट कैलिफोर्निया, वहाँ उन्होंने एक सुरक्षित लैंडिंग की। इसके बाद सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट रही, पूरा देश बहुत खुश है। और ये अपने आप में बहुत कहते हैं ना कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी ग्रुप कैप्टन साहब के नाम पे एक बधाई संदेश प्रेषित किया और हम सब के लिए गौरव की बात है। एक क्षण हम वाकई में एक क्षण बड़े खास हो जाते हैं जब। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं इस अंतरिक्ष यात्रा की एक खास बात ये भी रही कि बहुत सारे यहाँ पे
प्रयोग भी हुए, जिनमें मेथी हाँ, और सीड्स जो लेके गए थे वो अपने ये साथ। लेकर गए और उसके प्रयोग। और इसके साथ साथ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, इसका भी आज से शुभारंभ होने जा रहा है। 16 से 27 जुलाई 16 से 27 2025। जुलाई 2025 फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स। और टीम इंडिया इन 304 खिलाड़ियों के साथ वहां पहुंची है वाह। और अपनी दावेदारी 14 अलग अलग खेलों में दिखा रही है। तो हम यही चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा उस मेडल टैली में भारत का जो झंडा है वो हमें ऊंचा नजर आए। बिल्कुल। और राजस्थान के बास्केटबॉल खिलाड़ी भी वहाँ मौजूद हैं। हाँ। और वो कहते हैं ना कि लंबे लंबे हमारे खिलाड़ी, लंबे कद के। और हम यही चाहेंगे टीम इंडिया को पूरी तरह से गौरवान्वित करते हुए बिल्कुल आएंगे। हमारे राजस्थान के वो खिलाड़ी भी हमारे इस राजस्थान का, पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन करें। इतनी खूबसूरत बातों का दौर चल ही रहा है। खूबसूरत बातों का दौर चल रहा है। और खूबसूरत बातों का दौर, एक और खास शख्सियत जो आज की हमारी मेहमान है, एक समाज सेविका मनन चतुर्वेदी जी, एक रंगकर्म से जुड़ी हुई शख्सियत, कला साहित्य से जुड़ी हुई शख्सियत। तो आइए आगे की कहानी उनकी पर ज़बानी भाई जानते एक हैं। बात कौन देखी तू? काई? पर मैं देखी। बताओ। मतलब या तो मैं ही नोट करी पर तू बता जे हाँ। कि वो जितने बच्चों के साथ में रहती है, हम अपने बच्चे को देखते हैं जब जन्म होता है बच्चे का, उसमें माता पिता अपनी छवि देखते हैं और अपना बचपन जीते हैं, कहते हैं हम अपने। आप तो इतने बच्चों को आपने रखा है, कितना बचपन आपने उनको बड़े होते देखा है बचपन से लेके, तो उनकी जो मासूमियत है मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो आपकी सूरत और सीरत में समा गई है। आपको देखकर लगता है बिल्कुल आप बच्ची सी लगती। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक शेर अगर इस बात पर कहा जाए तो ज्यादा अच्छा होगा कि जब्त कर ले मेरे हर गम को, जब्त कर ले मेरे हर गम को कि मैं खुशियों का एक दरिया हो जाऊं। जब्त कर ले मेरे हर गम को कि मैं खुशियों का एक दरिया हो जाऊं। ऐ जिंदगी सबब कुछ यूं हो जाए मेरा कि मैं किसी की मुस्कुराहट का जरिया हो जाऊं। और वो मुस्कुराहट शायद वो जो 100-125 बच्चे हैं, उन सबकी मुस्कुराहट इस मुस्कुराहट में हमें दिखाई पड़ती है। मनन चतुर्वेदी जी, आपसे एक बार फिर ये जानना चाहेंगे, संघर्ष रहा, लेकिन साथ साथ में जो कहते हैं कि व्यक्तिगत तौर पे भी यदि मैं आपसे बात करूं, करियर आप फैशन डिज़ाइनिंग करती रही, फिर पेंटर भी आप हो गई। और पेंटर भी ऐसी वैसी नहीं, 73 घंटे लगातार। मुझे सिर्फ सुन के, मतलब क्योंकि मैं नींद का बड़ा कच्चा हूँ, तो मैं खुद सोचता हूँ कि 73 घंटे कोई कैसे, 73 आवर्स कोई कैसे लगातार पेंटिंग कर सकता है। क्या वजह थी? और विश्व रिकॉर्ड, विश्व जो कीर्तिमान स्थापित किया, क्या था दिमाग में? आपकी ज़बानी जानेंगे। मुझे बच्चों का घर दिवाली पर पेंट करना था और मेरे पास पैसे नहीं थे। सच बताऊंगी, मेरे पास पैसे नहीं थे और किसी यंग डायनेमिक व्यक्ति ने आके मुझसे कहा आप ये पेंट कैसे कर सकती हो? मैंने कहा मैं खुद कर लूँगी। उसने बोला कि इसमें तो बहुत समय लगेगा, आप कितना करोगी? घर तो मैंने खुद ने दिवाली पर बच्चों का पेंट कर ही दिया, लेकिन मेरे मन में आया, बोले लगातार आप कितनी देर पेंट कर सकते हो ऐसे? तो मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया 72-73 घंटे तो कर ही लूँगी। तो मैंने तब ये कैलकुलेट नहीं किया कि ये 3 दिन 3 रात होता है, है ना? बस मैंने कह दिया। तो मेरे मन में आया, मैंने कह दिया, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं किया मैंने, है ना? दुनिया को दिखाने के लिए नहीं किया। मेरे मन में आया कि जो मैंने कहा है क्या मैं कर सकती हूँ, और बस मैं खड़ी हो गई। खुद को एक चैलेंज दिया? नहीं, मैंने खुद से सवाल किया। चैलेंज तो नहीं दिया। मैंने ये नहीं कहा कि नहीं मैं करके दिखाऊंगी। मैं कहा क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या मैं 72 घंटे पेंटिंग कर सकती हूँ? क्योंकि उस व्यक्ति तो चले गए और मैंने बाद में देखा 1 2 3 दिन हो रहे हैं, तो 3 रात हो रही है। तो उस वक्त सर्दियाँ थी, 31 दिसंबर को मैं खड़ी हुई थी, फिर नहीं 30 दिसंबर को मैं खड़ी हुई थी, 30, 31 और 1 जनवरी तक। तब वहाँ स्टैचू सर्किल पे ओले भी गिरे, बहुत ठंड थी और मैं हाथों से पेंटिंग्स बनाती हूँ, तो बहुत ठंडा था। तो जब भी मेरे को थकान होती थी और मुझे ऐसा लगता था कि मैं थक रही हूँ, तो मैं बच्चों को बुला लेती थी। फिर बच्चों के साथ देखती थी और उसमें मुझे बैठना नहीं होता, मैं खड़े होकर लगातार पेंटिंग बनाती हूँ, तो बस वो हो जाता है। और मैं रंगों से खेलती हूँ, मैं कभी नहीं कहती मैं एक पेंटर हूँ, मैं रंगरेजा हूँ, है ना? मैं तो बस खेलती हूँ, वो कुछ सुंदर सुंदर बन जाता है। तो बस इतना ही है। बच्चों की वो एनर्जी जब जुड़ जाती है तो वो अपने आप उत्साह दुगना हो जाता है। तो उसके बाद मैंने 24-24 घंटे के बहुत शो किए। बॉम्बे के लिए मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ कि मेरे मुंबई में मैराथन हो शोज़ की, लेकिन वहाँ के हालात के कारण मेरे को डेट्स नहीं मिल रही। और मुझे लगता है कोई बेसिकली कोई व्यक्ति होस्ट भी मिलना चाहिए जो कहे आप आ जाओ, हम है ना। तो जिस दिन वो मुझे मिलेगा, क्योंकि वो तो स्टार्स की दुनिया है
और हम तो रंगरेजा हैं, हाँ। सड़क पे खड़े होकर पेंटिंग बनाते पेंटिंग बनाते हैं। तो हाँ। मुझे तो दिक्कत होनी है। हाँ। यहाँ चुनौती है, यहाँ चुनौती है। यहाँ चुनौती है। यहाँ के पार जो है वो एक कहते हैं ना कि वो जो आशियाने के लिए जो आप लगातार प्रयासरत हैं, हाँ मुझे लगता है कि वो शायद एक बड़ी वजह बन जाता है। तभी शायद कहा जाता है ना कि एक लम्हा नहीं एक दौर हो जाता हूँ, एक लम्हा नहीं एक दौर हो जाता हूँ, रंग जब हाथ को छू जाते हैं तो कुछ और हो जाता हूँ। बिल्कुल, ये बिल्कुल। हकीकत है। और इस हकीकत के साथ एक और खूबसूरत हकीकत जुड़ी हुई है, रंगों की मैं बात कर रहा हूँ। तो रंगमंच और रंगकर्म की बात क्यों ना की जाए आपसे। आप स्वयं एक रंगमंच की न सिर्फ एक कलाकार हैं बल्कि एक निर्देशिका भी हैं, निर्माता भी हैं। तो आपकी ज़बानी जानेंगे, स्वरचित ये नाटक लिखती हैं स्वरचित और फिर लिखती उनको भी हैं, बच्चों के उन्हें, द्वारा बिल्कुल पूरा सिरे से मतलब गढ़ना पूरे नाटक को और उस समाज को आईना दिखाने का काम आप करती हैं। सच्ची सच्ची बताती हूँ मैं आपको, मैं एक बैक बेंचर स्टूडेंट रही हूँ। क्लास से सबसे ज्यादा बाहर निकलने वाला सजा के रूप में बच्चा मैं ही रही हूँ। आज मेरे काफी अध्यापक देख भी रहे होंगे। लेकिन ये सच है, मैं बच्चों के साथ बाहर जाके फिर कंचे खेला करती थी। तो आपने जो कहा ना मैं रंगमंच या पेंटर या मैं लेखिका हूँ, मैंने, लेकिन सच बताती हूँ मैं आपको, मैं कुछ भी नहीं हूँ। आवश्यकता आविष्कार की जननी जननी होती है। जी। तो मुझे इन बच्चों के कारण पता चला कि अरे मुझ में तो ये भी है, अच्छा मैं ये भी कर सकती हूँ, अच्छा मैं वो भी कर सकती हूँ। तो वो मैं हो गई, कलम उठी, कलम से कब लिख दिया। एक रात बैठी तो कृष्ण लीला लिखी, मैंने काफी थिएटर्स लिखे और मुझे सच बता रही हूँ मुझे बिल्कुल लिखना नहीं आता था, पर वो एक ही रात में एक ही फ्लो में कृष्ण लीला लिखी, मैंने रामायण लिखी। उसके अलावा मैंने बावरी का तिरंगा लिखा, एक थिएटर मैंने मेंटली चैलेंज बच्चे पे लिखा, मैं भी हूँ। अभी लेटेस्ट मैंने किया है काली, है ना, काली एक बच्चे की कहानी है और उसमें माँ काली भी अवतरित उसको होती आपने जोड़ा है, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अवतरित होती हाँ है। जी, हाँ इस जी। तरीके के है कसम नाम से मैंने एक थिएटर किया, काफी थिएटर, सिर्फ फिर एक थिएटर किया, वो सब मैंने लिखे। तो मेरे आसपास तो कहानियां ही घूम रही है हाँ। ना। जब आप किसी भी चीज से मर्ज करते, एक तो होता है कि मैं आप में इन्वॉल्व हो रही हूँ, एक होता है मैं डिसॉल्व हो गई। तो मैं करती नहीं हूँ, मैं करता नहीं हूँ, मैं क्रिया हो गई। क्रिया हो ना मैं कर्म हूँ ना मैं करता हूँ, तो मैं क्या हो गई, मैं क्रिया क्रिया। हूँ। तो मेरे लिए काम रहा ही नहीं। हाँ। वाह, वाह, मैं तो बस घूम रही हूँ। हाँ। तो मैं कब रंगरेजा हो गई, जब मैंने 72 घंटे पेंटिंग बनाई तब भी यही था। हाँ। वो एनर्जी चार्ज हो जाती है, हाँ। उसके बाद रोकना मुश्किल होता है। हाँ। उसके बाद मैं घर आके 2 घंटे बाद वृंदावन गाड़ी ले गई थी हाँ। और वहां जाके यमुना किनारे पेंटिंग्स बना रही थी कच्ची बस्तियों के बच्चों के पास। हाँ। तो इसलिए रंगमंच मैंने किए, फिर मैंने कच्ची बस्ती और जो सुरमन संस्थान है हमारी, उसके साथ में मैंने बच्चों को सिखाया, हाँ। ट्रेन किया, फिर उनके साथ में मैंने थिएटर्स किए, काफ़ी थिएटर्स किए, काफ़ी चीज़ें, और बच्चों के साथ में गाने भी गाए, गाने लिखे, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई आपने, शॉर्ट मैंने फिल्म्स शॉर्ट फिल्म बनाई। बनाई, रेप विक्टिम बनाई, हाँ। गुड़िया बनाई, हाँ। सुसाइड बनाई, और मेरी इच्छा है कि मैं दुनिया की सबसे छोटी शॉर्ट फिल्म बनाऊं, सबसे छोटी, सबसे छोटी मेरी सी। इच्छा है हाँ। कि हम यूं करें और पिक्चर पूरी अरे हो बिल्कुल जाए। बनेगी। बनेगी बनेगी, तथास्तु। ये मेरी इच्छा है। बिल्कुल। ठीक अच्छा, है। यहाँ एक बात और मैं लोगों को बता अरे दूं। वो गीत संगीत की बात हाँ, है, के वो- बीच में गीत संगीत हाँ, की बात वो चली है, चाली तो सावन का ये खूबसूरत सा महीना चल हाँ। रहा है, तो हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि कोई गीत जो आपके इस दिल मंच के पर आप बहुत करीब हो। गुनगुनाना चाहें, ताकि आज के हमारे जो दर्शक हैं, आप सावन से ही संबंधित कोई गीत चलाएं। जैसा आपका मन करे सावन का नहीं, गीत वो तो तो आप हम आपको सुनाएंगे। सुनाएंगे। हाँ। लेकिन अभी फिलहाल आपके मन का कोई गीत आपके जो मन का कोई गीत आपसे सुनना चाहेंगे हम। जो बच्चों की उस मुस्कुराहट में आप देखती हैं। मैं गाऊंगी, आप आप ही गाएंगे। गाएंगी। अच्छा ओके। खुद के लिए जिए तो क्या जिए, खुद के लिए जिए तो क्या जिए, तू जी है दिल जमाने के लिए। वाह 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 वाह, बहुत क्या बढ़िया, बात बहुत है। बढ़िया। खुद के लिए जिए वाकई। तो क्या जिए, तू जी जमाने के लिए। हाँ। यही हकीकत है। और अपने वो लिए तो कहते भी सभी हैं, जीते हैं। वो कहते भी है ना कि अपनी सिफत में, अपने अंदाज में, अपनी हर एक बात में रखना, कामयाबी देना खुदा का काम है, तुम बस कोशिश अपने हाथ में रखना। और ये कोशिश करते करते राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग की चेयरपर्सन आप हो गई। तो ये यात्रा बड़ी लंबी थी, और जब आप उस पद पे आसीन हुई तब लगा कि अब तो हाथ में बहुत सारा कुछ करने के लिए, मतलब कहते हैं कि अब तक तो बिना किसी मदद के कर रही थी, लेकिन अब एक ओहदे पे हूं, हाँ। अब चीज़ें और इजी कर पाऊंगी क्या? फिर उस ओहदे पे रहकर क्या क्या खास किया आपने? उसमें मैंने ऐसा किया, वह विपश्यना आप जानते हो, जहाँ मौन व्रत रखते हैं, विपश्यना एक मौन व्रत का और ध्यान का केंद्र है।
मैं वहाँ गई हुई थी, कैलाश मानसरोवर से आई थी। 10 दिन मौन व्रत के बाद जैसे ही मैं आई तो आपके दूरदर्शन पे पट्टियां चल रही थी जो मेरे बेटों ने देखा। मनन चतुर्वेदी बनी बाल आयोग अध्यक्ष, तो बच्चे भाग कर आए और मैं तो चुप थी 10 दिन से। फिर बच्चों के साथ गुट्टे खेल रही थी, छोटे बच्चों के साथ। तो मेरे पास फोन आया कि आपको बाल आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया। मतलब पहले बच्चों ने ये नहीं बताया, मम्मा आपका नाम पट्टियों पे चल रहा है, टीवी में चल रहा है। मैंने कहा मैंने क्या कर दिया भाई। बाद में मुझे पता चला कि मैं तो ये बन गई। तो सच बात तो ये है, मैंने 9 दिन ज्वाइन नहीं किया, 10 दिन। हाँ। फिर उसके बाद मुझे लगा कि मैं पॉलिटिकल व्यक्ति ही नहीं हूँ। हाँ। पर बच्चों से बात करते करते मुझे समझ में आया, नहीं, ज़रूरत है, आपको वहाँ जाना होगा। आप फिर बहुत बच्चों के लिए कर सकते हो। 10वें दिन मैं फाइनली गई और मैंने साइन किया, मैं मान गई कि ओके मैं बनूंगी। और जैसे ही मैं उस पद पे बैठी, मैंने सबसे पहले कुंडा लगाया अपने चैम्बर का, और जितनी भी फाइलें थी उन सबको पढ़ा, हाँ। समझा, महसूस किया, सारे कानून, सारे एक्ट। क्योंकि अभी तक मैं 100 बच्चों की, 200 बच्चों की माँ थी, 750 बच्चों को मैंने पुनर्वासित किया था। एक लिमिटेड दायरा था, लेकिन ये तो बहुत बड़ा समुद्र था। बच्चों के इतने प्रकार की चुनौतियां हैं कि आप और हम सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल। ये जरूरी नहीं है कि कोई बच्चा अगर ऑर्फन हो रहा है, डेस्टिट्यूट हो रहा है, या डिप्राइव्ड हो रहा है, या वही समस्या नहीं, या सड़क पे भीख मांग रहा नहीं। आपके और मेरे जैसे संभ्रांत परिवार का बच्चा भी कहीं अकेला हो सकता है, कहीं उसकी भाषा कोई नहीं समझ रहा हो सकता है। और सबसे बड़ी चुनौती, अगर किसी 2 दिन के बच्चे के साथ, 2 महीने के, 2 साल के, 5 साल के बच्चे के साथ भी अपराध हो रहा है, तो वो तो आप तक आ नहीं सकता, वो तो आप तक आ नहीं सकता। तो वहाँ 1 महीने के बाद फिर मैं बाहर निकली। और 3 साल में मैंने डेजर्ट एरिया तक कंप्लीट किया, बॉर्डर एरिया, भारतमाला बचपन यात्रा निकाली, ट्राइब्स में गई। वहाँ पर मैंने देखा कि किस तरीके की चुनौतियाँ हैं। हर जगह की अपनी अलग चुनौतियाँ हैं, अलग समस्याएं हैं, उनके समाधान अलग हैं। इतनी रेयर डिजीज बच्चों में है, इतने अंदर की तकलीफें बच्चों में हैं। हम कहते हैं मोबाइल, हम कहते हैं डिजिटल, हम कहते हैं AI, लेकिन उसका समाधान, और जिसमें इतने सारे एक्ट्स जिन बच्चों के लिए वो बने हैं, उन बच्चों तक वो पहुंचे जी। उनको अपने अधिकारों का ही नहीं पता। ठीक है ना। तो ये सारी बहुत सारी चीजें थी। तो वो एक ऐसी यात्रा थी कि मुझे लगा मैंने 10 दिन क्यों नहीं ज्वाइन किया। ठीक है। और मुझे कई बार, जिस दिन मैंने रेजिग्नेशन दिया, उस दिन मुझे लगा कि अब मेरे फोन पे घंटी बजेगी और मैं समाधान नहीं दे पाऊंगी। लेकिन फिर भी आज भी बच्चे मेरे को फोन करते हैं और मैं कोशिश करती हूँ उनकी उंगली पकड़कर वहां तक पहुंचा दूं जहां पर लोग, जिनके पास अधिकार है। मेरे पास 3 साल का ही समय था, मात्र 3 साल का। तो आज मुझे अनुभव है, आज मुझे एक्सपीरियंस है, आज मुझे नॉलेज है, आज मुझे ज्ञान है, आज मुझे मालूम है सॉल्यूशन कैसा है। तो मेरे पास वही 100 बच्चों का वापस से घर है, मेरे पास वो पावर अब सिर्फ अंतर मन में है। और उसके लिए मैं वही करती हूँ जो ये कर रही है। जब भी मैं सड़कों पर पेंटिंग करूंगी, करती हूँ, तो स्टैंडीज लगा लेती हूँ कि ये एक्ट है, ये एक्ट है। सिर्फ उसे धन उपार्जन करना नहीं होता मेरा मकसद। लोग अवेयर हो कि व्हाट इज पॉक्सो, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, लोगों को पता ही नहीं होता। तो जन चेतना बहुत जरूरी है, लोगों में वो अवेयरनेस आनी चाहिए, और इसलिए मैं मुंबई को चुनना चाहती हूँ। तो मैम, जब जन चेतना की हम बात करते हैं तो एक महान व्यक्ति की कही हुई एक महान बात याद आती है कि शिक्षा वो शेरनी है जिसका दूध जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, शिक्षा के प्रसार के लिए भी कुछ अलग से आपने एफर्ट्स की? देखिए, अगर भौतिक शिक्षा की बात करते हैं, उस वक्त तो मैंने किया जब मैं पद पे थी, और मेरे घर में जो बच्चे आए हैं, जिनकी मैं माँ हूँ, जो मेरे बच्चे हैं, वो सब पढ़ रहे हैं। वो सब पढ़ रहे हैं। वो सिर्फ स्कूली पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वो मार्शल आर्ट कर रहे हैं, वो कथक विशारद कर रहे हैं, वो स्टिचिंग सीख रहे हैं, वो पेंटिंग सीख रहे हैं, वो थिएटर, वो एक्स्ट्रा चीजें भी सीख रहे हैं, कौशल जिससे कल को आजीविका कमाना आसान हो। हमारे देखिए, इसको अदरवाइज हो सकता है, मैं आम जनता से भी गुजारिश करूंगी कि इसको थोड़ा ब्रॉड विजन में सोचें। शिक्षा हमारे पहले के वक्त में संस्कार शब्द होता था। जी। ठीक है। तो हमें सिर्फ ये नहीं होता था, आज बच्चों से पूछो मैंने ये किया है और मेरा ये पैकेज है। हमारी ड्यूटी क्या है, हमारी सर्विस क्या है, हम जनता को क्या दे रहे हैं, हम समाज को क्या दे रहे हैं, वो हमारी शिक्षा है रियल, वो हमारा संस्कार है। हम सिर्फ धन उपार्जन से हमारी शिक्षा को नहीं जोड़ सकते। हम मौलिक और नैतिकता से भी
हमारी शिक्षा को जोड़कर रखना बहुत ज़रूरी है। तो उस बहाने मैं आपको कह सकती हूँ कि मैं सतत प्रयास करती हूँ कि बच्चे किताबी पढ़ाई के अलावा नैतिकता से और मौलिकता से भी शिक्षित हों वाह। और वो संस्कारित बहुत जरूरी है। वो बहुत ही जरूरी बहुत है। बहुत- मुझे बहुत लगता है जरूरी है। आधारशिला है। हाँ। अगर आपके पास में कहते हैं कि अदब की तासीर अगर आपने अंदर पैदा की है तो मुझे लगता है कि वो व्यक्ति फिर कहीं भी अपनी बात से कहीं पीछे नहीं हटेगा, मैं कहीं हारेगा नहीं। क्रिकेटर नहीं बनी, इट्स ओके। हाँ। मैं बहुत अच्छा खेलती थी, इट्स ओके। मैं आईएएस नहीं बनी, इट्स ओके। मैं नहीं बनी, कोई बात नहीं। पर मेरे में वो जज्बा है कि मैं 100 आईएएस बनाऊंगी, हाँ। मैं 100 क्रिकेटर को उतारूंगी, मैं मैदान दूंगी। वो सेटिस्फेक्शन जो है वो मैं बहुत गलियों में important है। खेली हूँ, हाँ। मैं सड़कों पर खड़ी हूँ, लेकिन मैं बच्चों को मैदान दूंगी। अच्छा, मैं यहाँ उन्हें एक खुला बात और आसमान मैं आपको दूंगी। याद दिलाना चाहूंगा, दूरदर्शन का मंच है और जी। दूरदर्शन से भी आपका जुड़ाव है। बात हो रही है प्रतिध्वनि की, हाँ। वो किस्सा भी सबको पता लगे तो अच्छा रहे। देखिए प्रतिध्वनि की याद जाने आप कहाँ से निकाल के लेकर आए। मेरे हस्बैंड राइटर मतलब पत्रकार हैं। हाँ। तो हम दोनों की बहुत इच्छा थी कि हम ऐसे लोगों के लिए काम करें जिनकी आवाज़ किसी एक्शन के कारण दब जाती है, जी। दब जाती है और रिफ्लेक्ट होके वापस नहीं आ पाती। हम उसके कुछ एपिसोड्स कर पाए, फिर डेफिनेटली धन हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती हो गई, तो हम उसको बहुत लंबा नहीं ले पाए। लेकिन उसकी जो मेन जिस्ट थी, जो आधार था, वो ये था कि कई महिलाएं, कई पुरुष पागलखाने में हैं, मान लीजिए, लेकिन उसमें से 2% पागल है ही नहीं, है ही नहीं, बिल्कुल ठीक है। मैं खुद पागल खाने में जाके वैलेंटाइन डे बनाती थी, वो पागल है ही नहीं, पर वो वहां है। आज की स्थिति मुझे नहीं पता, पर मैं ऐसे लोगों से सक मिली। सी उनकी आवाज जनता तक, एक कलम, नेपोलियन ने ये बोला है, मैं 100 तलवारों की धार से नहीं डरता, पर एक कलम की धार से डरता हूँ, बिल्कुल। तो उनकी आवाज ये पहुंचना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। तो प्रतिध्वनि वही थी, किसी आपके एक्शन का किसी एक इंसान पर या किसी समाज पर क्या रिएक्शन हो रहा है, वो आवाज आम जनता तक आनी जरूरी है और लोग सचेत हों, ये जरूरी है। और अपनी संस्था जब आप चला रही थी और बच्चों को उसमें जोड़ रही थी, तो कुछ अभियान आपने चलाए थे, पालना, कोशिश, कन्यादान। नहीं, वो अभी भी चल रहे हैं। हाँ। तो वो ऐसा है कि जब छोटे बच्चे हम गोद लेते हैं तो वो पालना है। कोशिश, जो महिलाएं मजबूर होकर सिंगल पेरेंट होती है तो उनको अपना बच्चा छोड़ना पड़ता है कई बार, तो मेरी ये कोशिश रहती है उनके साथ मिलकर कि मैं उनको रोजगार सिखाऊं। उनके पास सिलाई की मशीन नहीं है तो उनको सिलाई की मशीन दूं स्वाभिमान के साथ कि भाई तुम 500 रुपए दे देना महीने, पर मैंने तुम्हें मशीन दे दी। फिर मैं उन्हें रॉ फैब्रिक भी दे देती हूँ, फिर उसके बाद वो उसको सिलती है। उनको अपने बच्चे नहीं छोड़ने पड़ते, उनको घर से निकल के बाहर नहीं जाना पड़ता। ऐसे मेरी 4-5 प्रोजेक्ट तपस्या है। जैसे कई बच्चे हैं, जैसे माएँ बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं, काम कर रही हैं और वो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो फीस नहीं दे पा रही है, तो उनकी फीस हमने दे दी। हालांकि सरकारी योजनाएं बहुत है, बहुत है और लोग उन तक पहुंचते भी है, आजकल प्रचार प्रसार भी हो रहा है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से ये प्रयास किया। जीवन में मैं जो बच्चे मेरे पास आते हैं कि हमारे बच्चे का इलाज नहीं हो रहा, उसको ये दिक्कत है, तो उस बच्चे का इलाज करवाना। फुलवारी कच्ची बस्तियों में चलती है। इस तरीके से मैंने अलग अलग प्रोजेक्ट्स चलाए। अच्छा मैम, एक बात कही जाती है, बल्कि एक शेर पढ़ा जाता है कि बहुत ढूंढा तेरा पता पर तेरा पता ना मिला, और जब मिला तेरा पता तो बाखुदा खुद का पता ना मिला। ये हकीकत है कि जब इंसान खुद में जो भीतर खुद का जो खुदा है उसे तलाश लेता है, तो उसके बाद जैसा आपने बताया कि वो बच्ची की मुस्कुराहट जो ब्रह्म का एक ज्ञान की तरह आपको शायद दिखाई पड़ रहा था, ब्रह्म की झलक आपको उसमें दिखाई पड़ रही थी। यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा, जीवन ऐसा रहा, ना सम्मान की चाह ना अपमान का भय, बस लगातार चरेवती चलते रहना है, चलते रहना है। इन सब के बीच में बहुत सारे सम्मान जो एक्चुअली आपको मिले, तो जब वो सम्मान मिले, हालांकि चाह तो नहीं थी, लेकिन कहीं ऐसा था दिमाग में कि जो मैं कर रही हूँ बहुत अच्छा कर रही हूँ, ऐसा कुछ हुआ रिएक्शन? कभी टाइम ही नहीं मिला। जैसे एक माँ रोटी बनाती है, टिफिन पैक करती है, तो लगता है ना ये जल नहीं जाए, अरे ये सब्जी है, इधर चाय चढ़ी है। और आपने जो भी बोला था ना, खुद का लापता, क्या बोला था आपने? बहुत ढूंढा तेरा पता। तो मेरे मन में कुछ लाइनें आई, क्योंकि मैं रैंडम लिखती हूँ, तो मैं बताऊँ आपको? जी जी मैम, बिल्कुल स्वागत है। खुद से मिली मैं खुद, खुद से मिली मैं खुद, तो उस खुदाई से मिल गई। जब उस खुदा से मिली
तो मैं खुद से रिहाई मिल गई। वाह। हाँ हाँ वाह यानी वाह, कि वाह, मुझे वाह। लगता है उस बच्चे की आंखों में जो देखा, मैं खुद का पता खुद ढूंढ रही थी, लेकिन जैसे ही मेरी उस नजर से नजर मिली तो मैं खुद से ही मुझे रिहाई मिल गई, क्योंकि खुद के कारण ही तो हम स्वार्थी होते हैं। अच्छा मैम, घड़ियाल बंधन बाबू ने में भी बंधे इशारा होते कर हैं। दिया है कि अच्छा। हमें जो है अब इस मुलाकात को थोड़ा सा समेटना होगा, विराम देना बिल्कुल, होगा, एक बिल्कुल। अल्प विराम देना होगा। अल्प वो तो विराम आप देना पर है। लेकिन उसके बावजूद एक अलबेलो अंदाज नाम का हमारा एक रैपिड फायर राउंड जो हम आपके साथ अभी खेलना चाहते जी, हैं, तो इजाजत है आपकी? हाँ, तो मैम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, अगर आपकी जिंदगी एक किताब होती तो किताब का शीर्षक क्या होता? क्या होता? मैं चुप रहूंगी। अच्छा, खाने पीने की बात करें तो दाल बाटी चूरमा या घेवर? सावन का मौसम भी है। मैं सेवैयाँ खाना चाहूंगी। सेवैयाँ। वाह, तो वाह। मैं जरूर लेके आऊंगा आपके लिए। लेकिन उसके साथ साथ जिंदगी अगर एक रंग होती तो वो रंग कौन सा होता? आसमानी। हाँ, आसमानी। रंगरेज वाह। हैं तो रंगरेजा हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और इसके साथ साथ पेंटिंग, कविता या रंगमंच, तीनों में से कुछ एक चुनना पड़े तो क्या चुनेंगे? कला। कला। सब कुछ दुनिया आ गया। घूमी है आपने, आप कला। काफी इधर उधर गई हैं। जी। सबसे खूबसूरत जगह जो आपके दिल के बहुत करीब रही है? कैलाश। हाँ। कैलाश मानसरोवर। अच्छा, कोई एक विशेष आदत जो आपने अपनाई और अब आप चाहती हैं कि वो आदत लोग भी अपनाएं, कोई एक? तेज चलना तेज चलना। रुकना नहीं और फिर ठहरना और फिर ठहरना। और फिर चलना। तो इतने सुंदर सत्कर्म में आप लगी हैं, हजारों बच्चों की और दुनिया के लोगों की दुआएं आपके साथ है, और कहते हैं ना सच्चे दिल से जो दुआ दी जाती है बिल्कुल। उसमें बड़ा असर होता है। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आई और इतना अच्छा आपने लेकिन दिया चलते चलते कोई एक विशेष संदेश बच्चों के लिए, जो बच्चों के लिए आप देना नहीं वो चाहें, और युवा जो या आपसे जन जुड़ना चेतना चाहते के लिए हैं। या युवाओं को जो कुछ आप कहना चाहें, एक ब्रीफ छोटा सा संदेश। मैं इतना सा कहना चाहूंगी कि खुद की सुनो, हम्म, दुनिया भर की सुनते हो, उस मिट्टी को हटाओ अपने दिल के ऊपर से और दिल की सुनो। वो दिल हमेशा सच्ची राह दिखाता है, और जब उस पर दिमाग छा जाता है, लोकाचार छा जाता है, तो आप भटक जाते हो और भूल जाते हो कि आपको कहाँ जाना चाहिए था और आप सच में क्या चाहते थे। तो अंत में अपनी इस जीवन की जर्नी में आप पछताए ना, इसलिए आज ही जागो, आज ही उठो और दिल की सुनो। वाह क्या बात है, दिल की सुनो। और हाँ। मैं भी यही कहना चाहूंगा कि मैं फकीर ऊंचे दर का, मेरे कासे में समंदर, मुझ में बसती है वो तसल्ली जिससे महरूम था सिकंदर। वाह। वाकई में जिस तरह की तसल्ली बख्श काम आप करती हाँ। हैं, हम आपको पूरी तरह से बधाई देना चाहेंगे, शुभकामनाएं देना चाहेंगे। इस तरह का काम आप लगातार करती रहें, हमेशा और जी, जी, मनन करो। मनन करा। और अब जबकि प्रोग्राम जो है अपने समापन की तरफ है, तो हंसते मुस्कुराते ही हम विदा लेंगे। लेकिन जीजी माँ काल सुनियो थे और जीजा जी माँ का हाँ। एक गीत सुन रहा, कौन सो गीत हो वो मैंने सुना होला? वो तो जाता जाता मैडम जी से भी पूछ लिया, भाई सावन को तो महीनों चाल रही हो छे, कोई आपको मनपसंद गीत? बढ़िया सा कोई सावन का महीना कुछ अच्छा सा। सावन का महीना, आहा, पवन करे शोर, आहा, जिया रे झूमे ऐसे ऐसे बनवा जैसे नाचे। बनवा नाचे मोर। मोर। तो भैया तो सुना चलिए, दिया कहीं? चलते चलते यादों के झरोके से आपको सुनाते हैं ये गीत, और फिर लेते हैं विदा, और दर्शकों से भी लेते हैं विदा, और अगले अंक पे फिर करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत अजहर को और अनीता प्रधान जी।